तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मध्याह्न भोजन पर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मिड डे मील कहते हैं। और इस मिड डे मील में मिड का अर्थ होता है आधी या आधा, और डे का मतलब दिन, और मील का मतलब भोजन, यानी कि आधे दिन का भोजन जो है उसको ही हम लोग कहते हैं मिड डे मील, और हिंदी में कहते हैं मध्याह्न भोजन। ठीक है, तो समान तौर पर इसे हम लंच के नाम से जानते हैं या उसे हम टिफिन के नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे कि मिड डे मील का आखिर ये प्रयोजन क्यों किया गया। तो पढ़ के देखते हैं एक बार। हक बच्चों की यह हक है मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चे भरपेट खाना नहीं खा पाते थे, और इनमें से कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते थे, और जो स्कूल जाते भी थे तो वो खाली पेट होने के कारण से ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, ठीक से पढ़ने पर ध्यान नहीं लगा पाते थे। इसलिए हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला सुनाया कि प्राइमरी स्कूल के जो भी बच्चे हैं उसे गर्म और पके हुए भोजन की व्यवस्था की जाना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ी अदालत जो है वो क्या क्या फैसला दिया था कि प्राइमरी स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनको किसी भी हाल में पका हुआ और गर्म खाना देना चाहिए। हाँ देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग कड़ाह प्रसाद के बारे में। कड़ाह प्रसाद बनाने में सबसे पहले हम कड़ाही में आटा घी से भुना जाता है, घी में भुना जाता है। कड़ाह का जो प्रसाद बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? कड़ाह में, कड़ाह मतलब कड़ाही, इसलिए उसका नाम देते हैं कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद बनाने में सबसे पहले हम कड़ाही में आटा घी में भुना आता है। मतलब कड़ाही लेते हैं और कड़ाही में हम लोग आटा को डाल के इसका घी से उसको भूनते हैं, मतलब भूजते हैं। इसके बाद कड़ाह प्रसाद बनता है, और इसका कड़ाह प्रसाद बन जाता है। इसे हम लोग हलवा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हलवा भी कहते हैं। और इस काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, इस काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या चीज बनाने में? कड़ाह प्रसाद बनाने में। क्या चीज बनाने में? कड़ाह प्रसाद बनाने। तो क्या होता है कड़ाह प्रसाद में? कर बताओ मौके जल्दी से। कड़ाह प्रसाद में कड़ाह में आटा डाल दिया चढ़ा देते हैं, इसके बाद आटा डालकर घी में भूनते हैं, जो है वो कड़ाह प्रसाद तैयार हो जाता है, और इसे दूसरा हलवा नाम से हलवा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लंगर के बारे में। ये तो सुने भी होंगे लंगर के बारे में। जैसे दिल्ली में जाओगे या मतलब बिहार के कुछ क्षेत्र, जैसे कि हम जो वहां गए थे, ये नहीं है मतलब गुरुद्वारा, दिल्ली में गुरुद्वारा गए थे तो वहां लंगर में हम ही खाए हुए थे। ठीक है, लंगर में क्या होता है कि मतलब कि जितने भी लूल्हा नगड़ा या असहाय व्यक्ति है, अनाथ शनाथ जो भी है, मतलब जिसको भी खाने पीने का मन है उसमें चले जाओ, फ्री में खा करके आ जाओ। उसको ही लंगर कहा जाता है। मतलब अच्छा व्यवस्था रहता है खाने पीने का, ये नहीं जो जैसे तैसे। उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। देखो गुरुद्वारा है ना, तो लंगर इसी को कहते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। लंगर किसे कहते हैं? जो गुरुद्वारा में ये सिख धर्म से संबंधित है। पंजाबी सब जो है ना, पंजाबी सब इसमें रहता है। सिख सिख गुरु के वो अनुयायी होते हैं। ठीक है ना, तो गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाना और एक साथ मिलकर के खाना, उसको ही हम लोग लंगर कहते हैं। क्या बोले? गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाना और एक साथ मिलकर खाना, उसको ही हम लोग लंगर कहते हैं। क्लियर है? चलो तो हम बात करते हैं अब तंदूर के बारे में। तंदूर में रोटी को सेके जाते हैं, और इसीलिए लाइन होटल सब में इसीलिए हम लोग उसको तंदूरी रोटी कहते हैं, जहाँ पर रोटी को जो तावा पर नहीं डाल करके, मतलब तावा पर तो एक बार डालता है उसके बाद हटा देता है। ठीक है, तो रोटी को सेके जाते हैं, उसी को हम लोग तंदूरी रोटी कहते हैं। क्लियर है? टाट हो जाता है ये ठंडा हो जाने के बाद। चलो अब है मुक्तापुर गांव में। ये मुक्तापुर समस्तीपुर के साइड में है, मतलब समस्तीपुर में ही बाजार है मुक्तापुर। ठीक है, मुक्तापुर गांव में रहने वाली बानी और प्रसाद के घर में, आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है ये बानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ढेर लगा रहता है। इसके अम्मा अपना और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। बात समझ में आया? ये मुक्तापुर कहाँ बोले हम? समस्तीपुर में है। बाजार है जहाँ से अपने गांव की लेडीज सब भी बहुत सारी जाती है मिर्च लाने के लिए, मतलब मसाला लाने के लिए। मुक्तापुर में मसाला ऐसा बनाया जाता है कि सस्ता मिलता है। ठीक है ना, तो मुक्तापुर गांव में रहने वाले बानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। मुक्तापुर के गांव में किसके घर में ढेर लगा रहता है? तो बानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है, और इसके अम्मा अपना और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। उनका गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में है। तो पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कस्बे के पास है। कस्बा मतलब जानते हो, टोला। ठीक है ना, पोचमपल्ली टोले के पास है, आंध्र प्रदेश।
और यह यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर है। बुनकर मतलब बुनाई का काम करने वाला, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। समझ में आया? मतलब पल्ली और पल्ला समझते हो ना? पल्ली जैसे बोरा का बना हुआ जो रहता है तो उसको हम लोग पल्ली कहते हैं। तो पल्ली को बुनाई करके ही नहीं बनाएंगे हम लोग। तो याद रख लो कि बुनाई मतलब बुनकर जो है ना, बुनकर ज्यादातर परिवार बुनकर है, और इसलिए इस बुनाई को मतलब बुनाई की प्रक्रिया को हम लोग पोचमपल्ली कहते हैं। और पोचमपल्ली देखो, अभी देखो आसानी से याद रखने बुनाई की प्रक्रिया को पोचमपल्ली कहते हैं। और जब कोई चीज हम बोए मतलब बुनाई करते हैं तो उसमें आंख की ज्यादा जरूरत होती है ना, इसलिए आंख अंधा हो जाएगा। इसलिए पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग मुक्तापुर के गांव के बारे में। मुक्तापुर गांव में रहने वाले दो व्यक्ति हैं, एक है बानी और दूसरा है प्रसाद। एक है बानी और दूसरा है प्रसाद। ये घर में इनके घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। अब सीधी सी बात है, बुनकर है तो उसके पास तो रंग बिरंगे धागा होगा ही। तो इनके घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। और इसमें कौन? अम्मा अपना और अपने परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। ठीक है, मतलब बानी और प्रसाद की अम्मा जो है और उसके परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। और उनका गांव जो है, मतलब कि किसका गांव? बानी और प्रसाद का गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर ज्यादातर बुनकर है, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये था आंध्र प्रदेश के मतलब पोचमपल्ली कस्बे के पास मुक्तापुर गांव के बिबानी और प्रसाद का चर्चा था। चलो तो हम बात करते हैं अब किसके बारे में पता है? तो चलो अब हम बात करते हैं पोचमपल्ली कारीगरी के बारे में पुनः एक बार फिर। तो पोचमपल्ली कारीगरी कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना और इत्यादि का निर्माण करना ये पारंपरिक व्यवसाय है। तो ये पोचमपल्ली जो है ना, पोचमपल्ली जो है एक पारंपरिक व्यवसाय। ये पोचमपल्ली है क्या, पहले ये बताओ। तो बुनाई की प्रक्रिया को हम लोग पोचमपल्ली कहते हैं। तो ये पोचमपल्ली कारीगरी जो है, कारीगरी समझते हो ना? हाँ, कारीगरी मतलब किसी काम को करने का कला गुण। तो कोई काम मतलब पोचमपल्ली कारीगरी जो है उसके अंतर्गत कालीन बनाना, ठीक है, और खिलौना बनाना या इत्र बनाना, ये सब काम जो है एक व्यवसाय है, पारंपरिक व्यवसाय है। और कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो ये एक बार हम फिर से चलेंगे पीछे, जो हम पढ़े हुए थे कि मुक्तापुर गांव में रहने वाले बानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा था। और बानी और प्रसाद की अम्मा और अपने परिवार के सभी लोग ये बुनाई का काम करते हैं। उनका गांव मतलब कि बानी और प्रसाद का गांव यानी कि मुक्तापुर, वही ना, उनका गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास। यानी कि मुक्तापुर कहाँ पर? पोचमपल्ली। नहीं, मुक्तापुर पर्सनली अगर पूछे तो समस्तीपुर में तो है, लेकिन यहाँ पर समस्तीपुर हम लोग नहीं बोलेंगे। ये दूसरा मुक्तापुर है जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। बात समझ में है ना? तो ये जो है मुक्तापुर, ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। और ज्यादातर इस परिवार मतलब इस क्षेत्र के लोग हैं वो बुनाई के ही काम करते हैं। बुनाई की प्रक्रिया को हम लोग पोचमपल्ली कहते हैं। इसलिए पोचमपल्ली अगर कहेगा किस राज्य से संबंधित है तो आंध्र प्रदेश से। अब पोचमपल्ली कारीगरी जो है ये कालीन बनाना, पोचमपल्ली कारीगरी जो होता है वो क्या क्या काम करता है? तो कालीन बनाना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना, ये सभी काम उनके हैं। चलो पुनः आगे चलते हैं हम लोग। करघे में कई सुई होती है। करघे में क्या होता है? कई सुई होती है। डिजाइन का हिंदी परिधान। डिजाइन के हिसाब से सुइया का नंबर घटता बढ़ता है। और सही बात भी है, ये तो दर्जी लोग भी करते हैं, नहीं, सुई का नंबर बदलते रहते हैं कपड़ा के हिसाब से। वही कर रहा है कि करघे में विभिन्न प्रकार के सुई होते हैं और डिजाइन के हिसाब से सुई का जो मतलब नंबर है वो घटता और बढ़ता रहता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बुनते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ियां बुनते हैं। और इन कारीगरों ने अपने इस कला से इलाके का नाम मशहूर कर दिया है।
मतलब क्या है कि करघे में कई तरह की सुई होते हैं और ये करघे की सुई जो है बदलता बदलता रहता है। कब? डिजाइन के हिसाब से। डिजाइन के हिसाब से, जिस तरह के डिजाइन होते हैं उस तरह की सुई का नंबर लगा करके और उसके बाद जो है सो अदलते बदलते रहते हैं। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाते हैं। कारीगर जो होते हैं वो चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं और इन कारीगरों ने अपने इस पोचमपल्ली वाले कला के कारण अर्थात बुनाई की कला के कारण इस पोचमपल्ली की प्रक्रिया को या उस मतलब कस्बे को, उस टोल को बहुत ही फेमस बना दिया है। और जिसके कारण से क्वेश्चन पूछता है कि पोचमपल्ली किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये था तुमको पोचमपल्ली के बारे में, किससे बुनाई ये भी कहा जाता है। फिलहाल हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जिस तरह से आप पढ़े हो सुने होंगे कि चप्पल में बाटा और लोहा में टाटा लेना चाहिए, उसी तरह से शॉल हमें कहाँ का लेना चाहिए, तो तो कुल्लू कल्लू का। कहाँ का? कल्लू कल्लू का, यानी कि शॉल कल्लू एरिया का ना फेमस होता है। पेंटिंग कहाँ का फेमस होता है? मधुबनी मधुबनी, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर सिल्क मतलब रेशा होता है और सिल्क कहाँ का फेमस है? असम का असम का। और कढ़ाई कहाँ का फेमस है? कढ़ाई तो कौसे कढ़ाई, कौसे कश्मीरी। ये सब अपने अपने इलाके में, अपने अपने इलाके में मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बताओ पेंटिंग कहाँ का? मधुबनी का अच्छा, सिल्क कहाँ का? असम सिल्क असम का। अच्छा, शॉल, शॉल शॉल में ल आ रहा है इसलिए कल्लू याद रख लेना। ठीक है, शॉल हाँ, कुल में ही हम लोग, कुल एरिया में मतलब कि कुल एरिया में या कुल मौसम में ही हम लोग शॉल का यूज करेंगे ना, इसलिए शॉल कहाँ का फेमस है? कल्लू का। ठीक है, और पेंटिंग कहाँ का? कश्मीर मधुबनी का। और सिल्क कहाँ का? असम असम का। और कढ़ाई कहाँ का? कैसे कढ़ाई तो कश्मीरी का। चलो, धन्यवाद।